चलो देखो भैया, वर्क एनर्जी की पावर कॉन्सेप्ट से सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो कि अगर हमारे पास कोई भी एक रॉड है और वो वर्टिकल खड़ी है, ये हमारे पास एक रॉड है, वर्टिकल है, इसका मास m, इसकी लेंथ l, तो मेरे को बताओ व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रॉड। MGL। क्या, दोबारा बोलो, mg। L। तो याद रखो यार, इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgl नहीं होती। mgl कब यूज करते हैं? जब यार फॉर एग्जांपल दोनों में देखो डिफरेंस है। यहाँ पे एक चीज कर देता हूं, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड से किसी एक पर्टिकुलर हाइट एल पे, अब ये कोई रॉड नहीं है, पर्टिकुलर हाइट एल पे एक पॉइंट मास प्लेस्ड है जिसका मास कैपिटल एम है। तो इस केस में अगर मैं आपसे पोटेंशियल एनर्जी कहूं तो इस केस में तो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल सही, mgl, क्योंकि हमारा मास एक ही जगह पे प्रेजेंट है, बस दैट इज हाइट एल पे। लेकिन इधर मास एक ही जगह पे प्रेजेंट नहीं है, इधर तो मास भैया हर जगह प्रेजेंट है, अलग अलग हाइट पे। तो इस केस में mgl यूज नहीं कर सकते। तो फिर से सोचो, इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करें पोटेंशियल एनर्जी? तो यार इस केस में क्या करते हैं, हम सेंटर ऑफ मास देखते हैं। तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास किधर आएगा? एग्जैक्टली इसके सेंटर पे आएगा। कितनी हाइट पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास? L/2। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgl/2। इस चीज का याद रखना। जब भी हमारे पास कोई वर्टिकल रॉड वगैरह मतलब कंटिन्यूअस मास सिस्टम होगा, तो भैया हम उसकी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, चेक करेंगे सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे है, और हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली जैसे मैं इसी के बेसिस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूं कि ये मेरे पास ग्राउंड है और ये जो मेरे पास रॉड है ये थिन रॉड है, और ये ऐसे ग्राउंड पे मैंने हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, तो मेरे को बताओ अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखूंगा? फिर एनर्जी। LG। भैया पोटेंशियल एनर्जी के लिए mg इंटू हाइट चाहिए। भैया ये मेरा ग्राउंड पे रखा हुआ है, कोई थिकनेस नहीं है इसकी, तो मतलब हमारा जो मास है वो पूरा का पूरा ग्राउंड पे ही आ गया। मास अगर ग्राउंड पे ही आ गया, कोई हाइट नहीं है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। क्या कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है इन तीनों का? Yes। डन। तो इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ भी है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कि हमारे पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, क्यूबॉइड है, मतलब अब इसकी थिकनेस भी है, इसकी ये लेंथ गिवन है a, और मेरे को ये ऊपर वाली लेंथ गिवन है, हॉरिजॉन्टल लेंथ गिवन है b। हमने इस ब्लॉक को, जो ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था, इसको इस तरीके से वर्टिकल खड़ा कर दिया है। तो भैया हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा इसको इस तरीके से वर्टिकल खड़ा करने में। तो हमें बताना है व्हाट इज द वर्क डन टू मेक दिस क्यूबॉइडल रॉड वर्टिकल। मेरे को वर्क डन कैलकुलेट करके बताओ, कितना वर्क डन लगा होगा इस रॉड को वर्टिकल खड़ा करने में। भाई वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? भैया वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखूं मैं? भैया जब मैंने ब्लॉक को खड़ा कर दिया, इसका सेंटर ऑफ मास किधर आएगा? इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे आएगा। तो ये हाइट कितनी लिखूं? कितनी हाइट पे चले गया ये सेंटर ऑफ मास? फिर b/2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी मैं इसका मास नहीं दिया, इसका मास m अज्यूम कर लो। तो भैया ये हो जाएगा हमारे पास mgb/2। सिमिलरली मेरे को बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखूं? भैया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अब की बार जीरो नहीं होगी, क्योंकि इस ब्लॉक की कोई ना कोई थिकनेस है a, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। तो मेरे को बताओ ये थिकनेस मतलब ये हाइट कितनी लिखूं सेंटर ऑफ मास की? फिर a/2।
वेरी गुड, ये हो जाएगी हमारे पास A/2। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgA/2। यार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। तो मेरे को बता दो वर्क डन कितना आ रहा है। क्वेश्चन खत्म। सर mg a minus b divided by 2। भाई mg कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा A/2 माइनस B/2। तो यार फिर से 2 कॉमन ले सकते हो, तो हमारे पास बस क्या बचेगा, A माइनस B। चेक करो क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल। यस सर। चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं, वर्क एनर्जी पावर पे चल रहे हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये हमारा एक क्वेश्चन हो चुका है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो इसकी भावनाओं को भी। ये हमारा एक पेंडुलम बॉल है, पेंडुलम, इसका मास गिवन है m, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिवन है l। मैंने क्या किया, इस पेंडुलम को थोड़ा सा राइट साइड ले गया। कितने एंगल पे ले गया इसको राइट साइड, भाई मैं इसको राइट साइड ले गया एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो आपको क्या फाइंड करके बताना है, अगेन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आया होगा। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। भाई मैंने कहा ये हमारा पेंडुलम है, स्ट्रिंग की लेंथ है एल, इनिशियल पोजीशन ये है, यहां से वो स्टार्ट कर रहा है। भैया हमने इस ऑब्जेक्ट को मतलब पेंडुलम को थोड़ा सा राइट साइड ले गए हैं, तो हमारे पास चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा। हमें कैलकुलेट करके बताना है कितना आएगा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। भैया रिस्पॉन्ड करो। चलो सॉल्व कराता हूं। यार एक चीज चेक करो, सबसे पहले तो इसमें ये रेफरेंस लाइन ले लिया आपने, मैं यहां से हाइट्स वगैरह को देखूंगा। तो मेरे को बताओ इनिशियल मेरा जो ये बॉब है, पेंडुलम का बॉब, ये कितनी हाइट पे है भैया, l। एल हाइट पे है ना। तो आप इसको लिख दो mg, और हाइट कितनी हो गई एल। अब कुछ लोग क्या कहेंगे कि सर ये तो इस रेफरेंस लाइन से नीचे है, तो भैया नीचे है तो नेगेटिव साइन लगा दो, लेकिन कंप्लीटली आपकी मर्जी है। कुछ लोग नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, कुछ लोग नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। तो आपका जो मन कर रहा है नेगेटिव, नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव का मन कर रहा है तो पॉजिटिव ले लो। तो आप मेरे को बताओ आप क्या लेना चाहते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, तो चलो नेगेटिव ले लिया। अब क्या हो रहा है भैया, अब ये मेरी जो पेंडुलम की बॉब है ये थोड़ा सा ऊपर चली गई है। थोड़ा सा ऊपर मतलब कितना ऊपर चली गई है, तो भैया अब जो रिमेनिंग हाइट बची, मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, चेक करना, रिमेनिंग हाइट सिर्फ इतनी बची है। अगर मैं इतनी हाइट कैलकुलेट कर लूं, भैया इस हाइट को सपोज ले लो y, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अब मेरे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, भैया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस mgy। चेक करके बता दो यहां तक का भी स्टेटमेंट, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस सर। डन। तो बस यार क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, मेरे को चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, फिर से वही इनिशियल माइनस फाइनल करना है, और मेरे को y की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप ये सोचो कि आप y की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो यार बहुत सिंपल था कि इसमें हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये y है, ये एंगल थीटा है, और ये क्या बनेगा भैया, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग।
एल बनेगा। तो मेरे को बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे जिससे y की वैल्यू निकल जाए? भैया हम यूज करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस होती है साथ वाली साइड, y हो गया, हाइपोटेन्यूस l हो गया। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई? l cos थीटा। तो भैया मैं यहां पे लिख रहा हूं -mg l cos थीटा। प्लीज सब लोग चेक करके बताओ यहाँ पे भी कोई डाउट है? नो सर। डन। तो यार आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, जरा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और मेरे को बता दो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है। तो अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा -mgl, कॉमन ले लिया, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन खत्म। ये फॉर्मूला भैया याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेंडुलम के केसेस में। माइनस साइन सिर्फ ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। पॉजिटिव में भी हो सकता था ये, अगर मैं इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता तो। डन सर। डन, चलो बढ़िया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार हमारे पास कोई एक फोर्स लग रहा है, फोर्स का वेक्टर फॉर्म में गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये फोर्स हमने लगाया और फोर्स की वैल्यू न्यूटन में गिवन है। जब हमने ये फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन थी r1, दैट इज -i प्लस j माइनस 2k कैप। यहां से लेकर हमने उसको मूव करा दिया फाइनल पोजीशन पे। फाइनल पोजीशन क्या गिवन है? आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। हमें क्वेश्चन ने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? क्वेश्चन ने हमें वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो बताओ वर्क डन कितना आएगा? भैया आई होप आपको पता ही होगा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? भाई ऐसा रिएक्ट मत करो जैसे फर्स्ट वॉल्यूम कभी पढ़ा ही नहीं। भैया वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स फोर्स इंटू इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और उनका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। मेरे को चाहिए डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले तो, फोर्स का तो गिवन ही है। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का? भैया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जरा R2 को R1 से सब्ट्रैक्ट करो और मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है। तो R2 की वैल्यू कितनी है आई में? 1 माइनस, इधर वैल्यू कितनी है? -1। तो ये हो जाएगा -1 आई कैप। फिर जे के लिए बात करेंगे। भैया जे के लिए कितनी वैल्यू है? -1 माइनस इधर कितनी वैल्यू है? +1। फिर के में बात करेंगे। के में इधर वैल्यू फाइनल कितनी है? 3 माइनस इधर कितनी है? -2। तो मेरे को बता दो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, मतलब वेक्टर फॉर्म में कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट? भैया 2i कैप -2j कैप, और ये कितना बन रहा है? +5k कैप। भैया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, फोर्स आ गया। आपको पता ही होगा डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई को बस आई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे को बताओ आई को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 6। जे को जे से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? -4। के को के से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 10। तो भाई मेरे को आंसर बता दो, आंसर कितना आ रहा है? क्या किसी को स्टेप्स में कोई डाउट है क्या? सर 12। आंसर आ जाएगा 12 जूल्स। डन सर। डन, चलो बढ़िया। भाई बाकी सबका भी कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट टाइप के पैटर्न पे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट पैटर्न।
भाई नेक्स्ट पैटर्न क्या है, हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन ये फॉर्मूला तो सिर्फ तब लगता है जब फोर्स कांस्टेंट हो। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हुआ तब क्या करना है, उस चीज के बारे में सोचो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास हमें गिवन है 1 किलोग्राम्स, और इसको हमने मूव कराया है, इसकी जो पोजीशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है। पोजीशन की इक्वेशन गिवन है 1/3 t³ आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है वर्क डन फॉर द टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू फर्स्ट सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए, फर्स्ट 1 सेकेंड। अब सोचो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। सर डिफरेंशिएशन करने सर। बिल्कुल, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मतलब कुछ ना कुछ कैलकुलस फॉर्म में ही करेंगे। गुड। यार देखो मैं आपको अब चीज क्लियर कर देता हूं कैसे इसको सॉल्व करना है, सोच लो थोड़ा सा बस। यार वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ f.dx। ये कब यूज करते हैं, जब फोर्स वेरिएबल हो और फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही हो। लेकिन अगर फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की जगह टाइम पे डिपेंड कर रही है, फिर क्या करेंगे भैया, हमें पता है फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt। तो dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, vdt। तो फिर भैया इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू वी इंटू डी टी। अगर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स रख देना, टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो भैया टाइम की लिमिट रख देना। तो आओ चेक करते हैं कैसे निकाले हम फोर्स की वैल्यू, और कैसे चेक करें कि फोर्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। भैया सबसे पहले क्या करो, इस x को डिफरेंशिएट करो और वेलोसिटी निकालो। मेरे को बताओ, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, डिफरेंशिएट करके बताओ जरा। भैया डिफरेंशिएशन सबको आता है या एक बार डिफरेंशिएशन बताना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं कह रहा है, डिफरेंशिएशन आता है या बताना पड़ेगा। भैया डिफरेंशिएशन बता देता हूं, डिफरेंशिएशन से सॉल्व करोगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है और फिर पावर में -1 करते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा t²। फिर मैं एक्सीलरेशन कैलकुलेट करूंगा, एक्सीलरेशन dv/dt। मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर में -1 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2t। तो भैया फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास 1 गिवन है, एक्सीलरेशन 2t है, तो फोर्स की वैल्यू 2t आ गई। तो मेरे को बताओ फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है या टाइम पे डिपेंड कर रहा है या कांस्टेंट है। टाइम। वेरी गुड, फोर्स की वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो भैया अपना ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर डालो वर्क डन फाइंड करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चेक करना। तो भैया मैं लिखूंगा वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ, फोर्स की वैल्यू आई 2t, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई थी, वेलोसिटी की वैल्यू आई थी t²। तो यहाँ पे लिख दूंगा इंटू t² इंटू डी टी। लिमिट्स क्या रहेगी भैया, क्वेश्चन ने बोला फर्स्ट 1 सेकेंड के लिए, फर्स्ट 1 सेकेंड का मतलब टाइम की वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए 0 से लेके 1 तक। तो भैया वर्क डन आ जाएगा 2t³ इंटू डी टी। भैया आई होप आपको इंटीग्रेशन आता होगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में +1 होता है और पावर ही डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो भैया मेरे पास इधर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 2t⁴/4, ये कटा तो t⁴/4/2। भैया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट अगर 0 है तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, तो आप सिर्फ अपर लिमिट रखो। तो 1⁴/2 भैया कितना आंसर आएगा, 1/2 में 0.5 जूल्स। चेक करो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है या रिपीट करना है। एक बार इसको कंप्लीट करो और चेक करना, 1 मिनट दो मेरे को।
हाँ भाई, डन है सबका, कंप्लीट हो गया। Yes, sir. चलो, ये वाली स्लाइड भी सबकी नोट डाउन हो गई है। डन सर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। तो जरा इसको चेक करो कि ये सॉल्व होता है या नहीं होता है, और क्या कॉन्सेप्ट है इसका। सर एक 1 मिनट के लिए बैक स्पेस हाँ ये लो पुलविंदर, बिल्कुल डन सर। डन। चलो भैया, क्वेश्चन ये वाला मतलब रिपीटिव सा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये टेबल है, स्मूथ टेबल है, फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ सरफेस, और इसके ऊपर हमने चेन रखी हुई है। लेकिन कुछ पार्ट ऑफ द चेन क्या कर रहा है, कुछ पार्ट ऑफ द चेन नीचे की तरफ लटक रखा है, सस्पेंडेड है। भैया क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, चेन का टोटल मास m है, टोटल लेंथ l है, और कितना पार्ट सस्पेंड कर रखा है। भैया हमने 1/nth पार्ट ऑफ द टोटल लेंथ हैंग कर रहा है। हम क्या करना चाह रहे हैं, इस चेन को पूरा ऊपर की तरफ पुल करना चाहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन टू पुल द चेन completely upwards, to pull the chain completely on the table. पहले अच्छे से चेक कर लो, क्वेश्चन क्लियर है तो फिर मैं सॉल्व करना समझाऊंगा आपको। Yes, sir. डन। कि भैया टेबल से कुछ पार्ट चेन के लटक रही है, मैं इस पूरी चेन को ऊपर खींचना चाहता हूं, तो हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो हम वही फाइंड करना चाह रहे हैं, कितना काम करना पड़ेगा। तो यार एक बात बताओ, ये मेरी फाइनल सिचुएशन है कि पूरी की पूरी चेन ऊपर आ गई है। अभी बिल्कुल क्लास की स्टार्टिंग ही यहीं से हुई है। अगर ये पूरी चेन ऊपर आ गई है, तो मेरे को बताओ इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखूं। Sir MGL. सर 0। वेरी गुड, इसकी पूरी फाइनल भैया पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं बीच में होगा, और वो ग्राउंड के ऊपर ही आ रहा है, क्योंकि चेन की कोई थिकनेस वैसे अज्यूम तो करते नहीं हम, हाइट। तो भैया ये हमारा सेंटर ऑफ मास ग्राउंड पे ही आ रहा है, कोई हाइट नहीं है। तो हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब मेरे को क्या करना है, बस एक स्टेप बचा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। भैया मेरे को इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। एक बार इनिशियल मिल गई, फाइनल मिल गई, तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल। तो भैया हमारा वर्क डन निकल के आ जाएगा। अब ये सोचो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। भाई तो सबसे पहली बात, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसको। भैया हमारा कुछ पार्ट ऑफ द चेन तो क्या कर रहा था, टेबल के ऊपर था। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जो पार्ट टेबल के ऊपर है, 0। इसको तो काट दो। तो मेरे को सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी किसकी निकालनी है, भैया जो सस्पेंड कर रही है। मेरे को सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकालनी है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, भैया बिल्कुल सेंटर पे होगा। अब मेरे को बताओ, इस क्वेश्चन ने इस हैंगिंग पार्ट की लेंथ कितनी गिवन है, 1/nth। 1/nth का मतलब l/n लिख दूं, टोटल लेंथ का 1/nth पार्ट। भैया Yes, सबको ये sir. चीज समझ में आ रही है। यस सर। तो मेरे को बताओ, अगर इसकी पूरे की लेंथ l/n है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, सर L/2। l/2n पे। वेरी गुड, l/2n। तो भैया मैंने लिख दिया कि हाइट तो मेरे को पता चल गई है, l/2n। मेरे को पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, लेकिन उसके लिए मेरे को इसका मास भी चाहिए होगा। पूरी चेन का मास m है, लेकिन इसका मास m नहीं है, इसका मास तो m से कम होगा। तो आप मेरे को ये बताओ m डैश की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। तो m डैश की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। और मेरे को कितनी लेंथ के लिए फाइंड करना है मास, जितना पार्ट हैंग कर रहा है। कितना पार्ट हैंग कर रहा है, l/n। एल एल कैंसिल हो गया, तो मेरे को मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट मिल गया m/n। भैया अब मैं लिख सकता हूं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट इनटू ग्रेविटी, और वो कितनी हाइट पे है, l/2n हाइट पे है। तो बस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वर्क डन निकल के आ जाएगा। तो भैया चेक करना, वर्क डन का ये फॉर्मूला याद रख लेना, mgl/2n²। क्वेश्चन खत्म। एक बार चेक करो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है। नो सर। चलो बढ़िया। Done, sir. डन। चलो वेरी गुड।
चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका नीट एग्जाम का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अगर आप भूल गए हो तो इस बारे में, वैसे तो मैंने पढ़ाया हुआ था, फिर भी चेक कर लो। भैया मैं बात कर रहा हूं इक्विलिब्रियम पॉइंट की, या फिर ये कह लो न्यूट्रल पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, सब एक ही बात है, ठीक है। तो यार हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि उस पे हमारे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। भैया कंजर्वेटिव फोर्स मतलब पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो अगर आपको पता हो फोर्स का फॉर्मूला होता है डी यू बाय डी एक्स। एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स लिखो, आर लिखो, या जो मर्जी लिखो। तो भैया याद रखो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है आपको? Yes, sir. डन। यस सर। अभी मैं समझा देता हूं, टेंशन मत लो अगर याद नहीं है तो। अब इक्विलिब्रियम भी तीन तरीके के होते हैं। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है हमारे पास न्यूट्रल। तो याद रखो स्टेबल इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, दो बार। और जब मैं दो बार डिफरेंशिएट करूं और जो वैल्यू है भैया अगर वो पॉजिटिव आ जाती है, मतलब ग्रेटर देन जीरो आ जाती है, तो याद रखना वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल के केस में क्या होगा, मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, और सपोज ये वैल्यू लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव आती है, तो मतलब ये अनस्टेबल है। और अगर मैं डबल डिफरेंशिएट करूं फिर से वैल्यू जीरो ही आ जाए, तो मतलब ये क्या है, ये न्यूट्रल है। क्या यहां तक की बात समझ में आई है आपको? Yes, sir. चलो डन। तो क्या आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन दूं, ट्राई करेंगे? यस सर। Yes, sir. चलो ट्राई करके देखना, सिंपल क्वेश्चन ही है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे शो करता हूं, चलो। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन गिवन है, ए बाय आर स्क्वेयर माइनस बी बाय आर। क्वेश्चन ने क्या कहा कि भैया ए और बी तो हमारे कोई ना कोई कांस्टेंट है, और आर मेरे पास क्या है, आर हमारे पास भैया डिस्टेंस मतलब पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट कुछ है, पोजीशन। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको सबसे पहला पार्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है, कि भैया मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सी पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है। और दूसरा आपको चेक करना है कि ये कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है या ये न्यूट्रल है। तो आओ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं, आप चेक करना आपको ये समझ में आया या नहीं आया है। सबसे पहले इस इक्वेशन को है ना सब कुछ न्यूमरेटर में ले जाओ। तो मेरे को बताओ मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं ए आर टू द पावर -2 माइनस बी आर टू द पावर -1? यस सर। भैया मेरे को फोर्स निकालना है न्यूट्रल पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट चेक करने के लिए, तो डी यू बाई डी आर कर दो। तो मेरे को बताओ इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, डिफरेंशिएशन अभी बताया है, बताओ कितना आएगा। पावर को मल्टीप्लाई कर दो, फिर पावर में क्या करना होता है, -1 करना होता है। फिर से पावर को मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर पावर में क्या करना होता है, -1 करना होता है। चेक करके देखो यहां तक कोई दिक्कत डिफरेंशिएशन में? नो सर। डन। इसको किससे इक्वेट कर दो, जीरो से इक्वेट कर दो। भैया जीरो से इक्वेट करके जरा आर की वैल्यू चेक करके बताओ, आर की वैल्यू कितनी आ रही है, कि कौन सी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है मेरे को, कैलकुलेट करो आर की वैल्यू। चलो लगो काम पे। भैया इसको दूसरी साइड भेज दो, तो ये क्या बनेगा, बी बाय आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2a बाय आर क्यूब। सॉल्व करो। भैया आर की वैल्यू आ रही है 2a/b। सब लोग पहले यहां तक कंप्लीट करके चेक कर लो ये वैल्यू सबको आ रही है या नहीं आ रही है, या कुछ भी पार्ट रिपीट करना है तो फिर मैं रिपीट करता हूं। डन सर। डन।
पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, अब क्या करना है, मेरे को चेक करना है कि ये स्टेबल था, अनस्टेबल था या न्यूट्रल था। तो भैया आप कैसे चेक करूं कि ये स्टेबल था या अनस्टेबल था या ये न्यूट्रल था, बताओ। अरे अभी तो बताया था, कैसे चेक करोगे स्टेबल है या अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। भैया आप डबल डिफरेंशिएट करोगे, डी यू स्क्वेयर बाय ए डी आर स्क्वेयर। भैया मेरे पास किस चीज को डिफरेंशिएट करना है, मतलब मेरे को अल्टीमेटली -2 a r टू द पावर -3 प्लस b r टू द पावर -2, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो मेरे को एक एक करके बताते जाओ भैया, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, बताना जरा कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन। भैया -3 पावर में बनी तो कितना हो गया ये 6 ए आर, -3 -1 कितना हो जाएगा ये -4। -4। फिर से पावर को मल्टीप्लाई किया तो -2 बी r टू द पावर -3 हो जाएगा। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 6a/r टू द पावर 4 -2b/r³ यार आपने r की वैल्यू निकाल ली है इक्वेशन 1 से, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और चेक करो पूरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है। चलो r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। 6a, r की वैल्यू थी 2a/b, तो 2a/b⁴ -2b डिवाइडेड बाय r³ मतलब 2a/b⁴। तो भैया हमारे पास ये हो रहा है 6a/16a टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय b4 -2b, और ये हो जाएगा b³ डिवाइडेड बाय 8a³। मतलब इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 6ab टू द पावर 4 -2b4 डिवाइडेड बाय 16a4 डिवाइडेड बाय 18a³। भैया चेक करके बताओ कि ये हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आएगी या क्या आएगा, नेगेटिव आएगी, थोड़ा सा सोचो। पॉजिटिव। भैया डेफिनेटली ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी। तो यार ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, मतलब ग्रेटर देन जीरो आ रही है, तो मतलब हमारा ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम था, ये स्टेबल। हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम था। क्वेश्चन कंप्लीट करो और चेक करो कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। चलो बढ़िया। भैया जैसे कंप्लीट हो जाए बता देना। डन सर। डन, चलो तो भैया लेट्स प्रोसीड। एक सेकंड रुको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको। भैया ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वाटर पंप है, मतलब जो घर में हम मोटर यूज कर रहे हैं पानी भरने के लिए टंकियों में टैंक्स में, वो वाटर पंप गिवन है। वाटर पंप की हमें पावर गिवन है, पावर कितनी है 400 वॉट्स। क्वेश्चन कह रहा है लेकिन इस वाटर पंप की जो एफिशिएंसी है, इस वाटर पंप की जो एफिशिएंसी है
भैया वो हमें गिवन है सिर्फ 75%। हमें क्या करना है, हमें पानी भरना है, और हमें कितना हाइट पे पानी लेके जाना है, भैया हमें 40 मीटर्स की हाइट पे पानी लेके जाना है, और हमें टाइम दिया गया है 10 मिनट्स। तो आपको बताना है 10 मिनट के अंदर 40 मीटर्स की हाइट पे कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने फिल कर लिया होगा। चेक करो एक बार, क्वेश्चन क्लियर है या रिपीट करूं? भैया क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, मैंने एक इलेक्ट्रिक मोटर वाटर पंप यूज किया, पावर रेटिंग गिवन है 400 वॉट्स, उसकी एफिशिएंसी गिवन है 75%। हम इसको एक टैंक भरने के लिए यूज कर रहे हैं। टाइम गिवन है कि भैया हमने मोटर कितनी देर के लिए चलाई, लाइक 10 मिनट्स के लिए, और कितनी हाइट पे टैंक है हमारा, 40 मीटर्स की हाइट पे। तो आपको बताना है उस टैंक में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल हो जाएगा, वॉल्यूम बताना है कैलकुलेट करके। तो भैया चेक करो हाउ यू विल कैलकुलेट वॉल्यूम। भाई क्या बात है, किसी का कुछ आंसर नहीं आ रहा है, कोई कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है। चलो भाई मैं सॉल्व करता हूँ, चेक करो। यार सबसे पहले है ना, भले ही पावर मोटर की जो पावर रेटिंग गिवन है वो 400 वॉट्स है, लेकिन हमें एक्चुअल में 400 नहीं मिल रही है। भैया हमें एक्चुअल में कितनी पावर मिल रही है? तो भैया याद रखना कि हमारे पास आउटपुट पावर कितना होता है, एफिशिएंसी। भैया जैसे आपको ये तो याद होगा, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट। तो मेरे को फाइंड करना है कि भैया एक्चुअल में कितनी पावर मेरे को मिल रही है इलेक्ट्रिक मोटर से। तो एफिशिएंसी इनटू इनपुट पावर, एफिशिएंसी है 75%, मतलब 75 डिवाइडेड बाय 100, और इनपुट पावर कितनी है, इनपुट पावर है 400। भैया जरा कैलकुलेट करके बताना 75 इंटू 4 कितना आ रहा है। तो एक्चुअल में हमें इतनी पावर मिलेगी। तो 75 इंटू 4 करोगे तो ये आएगा 300 वॉट्स। यहां तक चेक करके बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? डन। नो सर। अब उसके बाद क्या यार, पावर का फॉर्मूला यूज करना है बस। पावर का फॉर्मूला होता है यार वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला mgh/टाइम। लेकिन पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है, पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है, तो मतलब भैया ये बेसिकली वॉल्यूम dm लिखूंगा, और यहाँ पे टाइम इंटरवल dt लिखूंगा। एक बार प्लीज चेक करो, क्या ये रिपीट करूं? मैंने लिखा वर्क डन का फॉर्मूला mgh/t, लेकिन मास इधर वेरिएबल है, तो dm/g/h डिवाइडेड बाय dt। यहां तक चेक करके बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। बस यार अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व्ड ही है। g की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, बचा मास बाय टाइम। भैया क्या मैं मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूं? यस सर। तो बस वही चीज कर दो, पावर इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट डिवाइडेड बाय टाइम। भैया आपको सारी चीजें पता हैं, आपको बस क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। भैया डेंसिटी ऑफ वाटर जिसको नहीं पता बता देता हूँ, 1000 होती है, 1000 kg/m3। डेंसिटी की वैल्यू रख दो, ग्रेविटी की वैल्यू रख दो, हाइट की वैल्यू रख दो, पावर की वैल्यू रख दो, टाइम की वैल्यू रख दो सेकेंड्स में। मेरे को कैलकुलेट करके बताओ वॉल्यूम कितना आ रहा है। चलो लगो काम पे, मेरे को कैलकुलेट करके बताओ वॉल्यूम कितना आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फील्ड। तो ये हो जाएगा पावर इनटू टाइम, मैं स्टेप लिख के दे रहा हूं बस, पावर इनटू टाइम डिवाइडेड बाय ρgh। टाइम को मैंने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो
टाइम को 10 सेकेंड्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 60 से टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स। डेंसिटी 1000 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू 40। चलो अब तो लोगों काम पे। और मेरे को बताओ भैया वॉल्यूम कितना आ रहा है। भैया एक टेन तो एज इट इज कट गया, थ्री जीरोस कट गए, 9.20. तो हमारे पास आ रहा है 18/40। तो भैया 18/40 करके देखो कितना आता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। सही से कैलकुलेशन करो। तो भाई 18/40 करोगे तो चेक करना आंसर जो आएगा चाहिए अप्रोक्सीमेटली 0.45 मीटर क्यूब में आंसर आएगा, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है वॉल्यूम। एक बार चेक करके बता दो। कैलकुलेशन तो ठीक है, देख कर ही लोगे आप। स्टेप्स में चेक करके बताओ, स्टेप्स में किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। ओके सर। भैया आज के लिए इतना ही। चेक कर लो इन 4-5 क्वेश्चंस जो हमने किए, इनमें कोई डाउट तो नहीं है आपको। नो सर। चलो डन। चेन वाला जरूर प्रैक्टिस कर लेना यार। मोस्टली क्वेश्चन चेन वाले पे आ ही जाता है, तो उसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना। बस यार दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, क्लास होगी हमारी। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सर। ओके यार, थैंक यू सो मच। बाय बाय।